पिछले 10 सालों में देश के अंदर डिक्टेटरशिप आ चुकी है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। India's growing crackdown on dissent, including farmers' protests, internet shutdowns, online censorship, and the jailing of activists, is ringing authoritarian alarm bells. भारत में लोग बेरोजगारी और महंगाई से परेशान हैं। Millions of young Indians face the risk of unemployment. 83% of the jobless workforce in India is under 34 years of age. फैसिज्म तेजी से बढ़ रहा है। माइनॉरिटीज और दलित बुरी तरह से परेशान हो चुके हैं और देश में धर्म का राज हो चुका है। Transitioning pretty openly, pretty brazenly into a criminal Hindu fascist enterprise. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन खत्म हो चुकी है। जब सरकार के खिलाफ सवाल किए तो चैनल बंद करा दिया, कोर्ट से जाकर हमें चैनल शुरू कराना पड़ा। पिछले साल मेरा भी फेसबुक मिला टाइम्स का जो ऑफिशियल था वो डिलीट कर दिया गया। डेवलपमेंट के नाम पर बस सिर्फ एक मंदिर बनाए देश। धर्म के आगे जो जमीनी मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन और वही महिलाओं के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे, वो सारे दब रहे। सिर्फ धर्म धर्म दिख रहा है हर जगह। ऐसा कुछ लोग मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ के लोग बोलते हैं कि ये सरकार भारत को विश्व गुरु बना रही है। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, थिंकर्स सभी कहते हैं इट इज इंडियाज मोमेंट। हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। The landscape for the next 15 years for India, 20 years for India is clearly laid, and I'm sure 5 trillion and more will be achieved. रिकॉर्ड ब्रेकिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है। Infrastructure building has gathered speed across cities and villages. स्पेस मिशन से लेकर फिनटेक जैसे एरियाज में भारत दुनिया को लीड कर रहा है। Chandrayaan 3 scripted history, navigating its 15 minutes of terror, guided by Indian space scientists. और हम बस सुपर पावर बनने ही वाले हैं। India is becoming more prominent on the world stage as the changing global order gives it ever more geopolitical significance. Two great nations and two great powers. Cheers. लेकिन आखिर सच क्या है? कैसे थे ये 10 साल? ये कोई नहीं बताएगा। न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया पर डर बेचा जा रहा है। मोदी को वोट कर दिया तो ये हो जाएगा, मोदी को वोट नहीं किया तो वो हो जाएगा। बेमतलब की डिबेट्स में आपका टाइम बर्बाद किया जा रहा है। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन इश्यूज की बात करेंगे जो सच में मैटर करते हैं। आज के इस मेगा वीडियो में मोदी सरकार के 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेकर आया हूं और वीडियो के एंड तक एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट, फॉरेन पॉलिसी जैसे जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं उसमें मोदी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही है, इसका एक एक्यूरेट असेसमेंट आपको पता चल जाएगा। आप में बहुत सारे लोगों का ये फर्स्ट इलेक्शन होने वाला है, तो इसलिए बिना ये वीडियो देखे वोट देने मत जाना और वीडियो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना। आइए देखिए। अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? हिंदुस्तान के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे? ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। आपने बनाया पकड़ा। इससे पहले हम मोदी गवर्नमेंट का रिपोर्ट कार्ड देखें, एक बार आपकी रिपोर्ट कार्ड की भी बात कर लेते हैं। देश में वैसे भी नौकरियों को लेकर काफी कंपटीशन है और अब ये ज्यादा बढ़ने वाला है। एआई ने ऑलरेडी स्क्रिप्ट राइटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग जैसी जॉब्स में काफी कंपटीशन बढ़ा रखा है। लेकिन समझदार लोग एआई से डरने की जगह इसे एक स्किल की तरह सीखने पर ध्यान दे रहे हैं और बदलते जॉब एनवायरनमेंट में भी उनको जॉब प्रायोरिटी मिल रही है। मैं खुद अपने वीडियोस के लिए, मेल लिखने के लिए, सोशल मीडिया पोस्ट के लिए चैट जीपीटी की हेल्प लेता हूं और अब आप भी इसको बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो एक 3 घंटे की चैट जीपीटी वर्कशॉप के थ्रू, जो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 20 से भी ज्यादा टूल्स यूज करना सिखाएगी। वैसे तो ये पेड वर्कशॉप है, पर मेरे पहले 1000 यूजर्स के लिए ये बिल्कुल फ्री होने वाली है। एआई यूज करके आप जॉब हंटिंग, रेज्यूमे बिल्डिंग, एक्सेल बेस्ड डेटा एनालिसिस, मार्केट रिसर्च और इवन अपने सैलरी हाइक के लिए नेगोशिएशन भी कर सकते हो और ये सब सीख के आप पैसे कमा सकते हो। चाहे आप टेक फील्ड से हो या फिर सेल्स, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर, फाइनेंस जैसी नॉन टेक फील्ड से, चाहे आप एक फाउंडर हो या फिर एक फ्रीलांसर, आप सबके लिए एआई इक्वली हेल्पफुल है। मैंने खुद ये वर्कशॉप अटेंड करी और मेरे हिसाब से इसकी रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 है। ग्रोथ स्कूल की ये वर्कशॉप 10 लाख से ज्यादा लोग अटेंड कर चुके हैं। ग्रोथ स्कूल को बड़े बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी सपोर्ट करते हैं और ये लिंक्डइन की टॉप कंपनीज में आता है। ये वर्कशॉप आप सबके लिए है और पहले 1000 लोगों के लिए ये बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, अभी जाकर वहां पर रजिस्टर कर लेना। देश में तरक्की हो रही है या नहीं, इसका पता हमें अपनी आम जिंदगी में कैसे चलता है? 3 टोटल तरीके हैं इसके। पहला, घर के अंदर, यानी बिजली, पानी, गैस, राशन, इन्फ्लेशन और आपकी फैमिली इनकम से। दूसरा, जब घर से आप बाहर निकलते हो, रोड, हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे, मेट्रो, एयरप्लेन, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, इन सब का क्या हाल है? और तीसरा
होता है न्यूज और सोशल मीडिया के जरिए, जहां आपको यह पता चलता है कि जो चीजें आप डायरेक्टली नहीं देख सकते वहां पे कैसा हो रहा है, जैसे फॉरेन पॉलिसी, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्राइम रेट, ये सारी चीजें। अपने रिपोर्ट कार्ड की शुरुआत हम एकदम बेसिक लेवल से करते हैं, जो बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि बिजली, पानी, गैस सिलेंडर, इसमें क्या चल रहा है। इमेजिन करके देखो कि आपके घर में 4-5 दिन के लिए बिजली काट दूं मैं, कोई पावर बैकअप भी आपको ना मिले तो क्या होगा? फोन, लैपटॉप ये सब ऑफ हो जाएंगे, इंटरनेट बंद हो जाएगा, एसी, कूलर, पंखा, बत्ती, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, कुछ नहीं चलेगा। अंधेरा होने से पहले सारा काम खत्म करना पड़ेगा और ये आपकी एक मजबूरी बन जाएगी। और ये वीडियो ये तो आप बिल्कुल नहीं देख पाओगे। 2014 तक देश के 18,500 विलेजेस में एग्जैक्टली यही हो रहा था, क्योंकि बिजली का कनेक्शन यहां तक पहुंच ही नहीं पाया था। पूरी दुनिया में भारत के अंदर सबसे ज्यादा गांव ऐसे थे जो अंधेरे में पड़े थे, और जिन गांवों में बिजली थी वहां पर भी एक स्कैम चल रहा था, क्योंकि 2014 से पहले किसी भी गांव के 10% घरों में अगर बिजली पहुंच जाती थी तो सरकार उस गांव को फुली इलेक्ट्रीफाइड डिक्लेयर कर देती थी। 2014 के बाद से ये क्राइटेरिया चेंज हुआ और जिन गाँवों में अंधेरा था उनमें पहली बार बिजली पहुंची। सरकार ने ऐसे 18,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने की ठानी थी, जहां आजादी के इतने वर्षों के बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी। और वर्ल्ड बैंक के डेटा के हिसाब से आज ऑलमोस्ट 100% घरों में बिजली लग चुकी है। 1000 दिन में हम उन 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं पहुंची है, आजादी के 70 साल होने जा रहे हैं, उन्होंने अब तक बिजली नहीं दी। 18वीं शताब्दी में जीने के लिए वो मजबूर हुआ करते थे। हमने बीड़ा उठाया, असंभव को संभव करने का संकल्प किया, और आज मुझे खुशी के साथ कहना है 1000 दिन में अभी तो आधे भी नहीं हुए हैं, आधे से भी काफी दूर है, उसके बाद भी 18,000 गांवों में से 10,000 गांवों में आज बिजली पहुंच गई है। अब हर घर बिजली भले पहुंच गई हो, लेकिन 24 घंटे सप्लाई सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक ही लिमिटेड है। बाकी सिटीज में आज भी पावर कट बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी के मामले में सरकार को 5 में से 4 नंबर ही मिलने चाहिए। बिजली की तरह पानी भी एक बेसिक फैसिलिटी है, और 2014 तक टैप वाटर भारत के गाँव में सिर्फ 13% घरों तक पहुंचा था। शुरू के 1 साल में तो 17 लाख नए कनेक्शन लगे थे, लेकिन बाद में जो इसका पेस था वो स्लो पड़ गया था। 2019 की कैग रिपोर्ट ने बताया कि गाँवों के सिर्फ 18% घरों तक टैप वाटर पहुंच पाया था। यूपी और बंगाल में तो यह नंबर सिर्फ 1% था और बिहार में 2%। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के सेकंड टर्म में शुरू हुआ जल जीवन मिशन, और इसका टारगेट रखा गया कि 2024 तक हर घर जल पहुंचना चाहिए। आज मैं लाल किले से घोषित करता हूं कि हम आने वाले दिनों में जल जीवन मिशन को लेकर के आगे बढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके मिशन चलाया, और करंटली ये चेंजेस आए। लाइट कलर में 2019 का मैप है और दूसरा मैप है 2024 का। आज यूपी के 78%, बिहार के 96% रूरल हाउसहोल्ड्स में टैप वाटर का कनेक्शन लग चुका है, और इसका इंस्पेक्शन खुद वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स ने आके किया था। पूरे देश में अगर कवरेज देखें तो 13% से बढ़कर 70% तक पहुंच चुकी है। ये एक मैसिव अचीवमेंट है। 2024 का जो ओरिजिनल 100% वाला टारगेट था, उससे सरकार अभी भी काफी दूर है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी आ जाता है। इसीलिए मेरे हिसाब से सरकार को इसमें 5 में से 3 नंबर ही मिलने चाहिए। बिजली और पानी जैसे एक बेसिक नेसेसिटी है एलपीजी गैस। 2014 में भारत के सिर्फ 55% परिवारों के पास एलपीजी कनेक्शन था। गांव में सिचुएशन और ज्यादा खराब थी, लोग चूल्हे में खाना बना रहे थे। इसको चेंज करने के लिए 2016 में लॉन्च हुई उज्ज्वला गैस योजना। इसके अंडर 2019 तक 5 करोड़ बीपीएल फैमिलीज को एलपीजी सिलेंडर देने का टारगेट रखा गया था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ करें। श्रीमती गुड्डी देवी, पति श्री सत्यानंद, पति गुजर गए, 2 बच्चे हैं। कहती हैं उपले बनाने की झंझट, लकड़ी भी लेने जाओ, अकेले गुजारा भी करो, पर अब एलपीजी गैस कनेक्शन से आराम हो जाएगा। इस योजना की 2 साइड है। एक तरफ पॉजिटिव साइड है जिसमें डेटा शो करता है कि देश में एलपीजी कनेक्शन और उनका जो मंथली यूसेज है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये स्कीम काम कर रही है। लेकिन इसका दूसरा और नेगेटिव साइड भी है। उसमें एलपीजी की पेनिट्रेशन तो 100% हो गई है, लेकिन वो सारे लोग एलपीजी यूज नहीं कर पा रहे हैं। खुद एनएसओ का डेटा बताता है कि सिर्फ 61% फैमिलीज आज एलपीजी को लगातार यूज कर रही है। इसका सीधा सा रीजन है कि एलपीजी सिलेंडर का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी के बाद भी वो जो रेट आता है वो भी काफी सारे लोग आज भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ऊपर से गाँव में एक माइंडसेट है कि जब लकड़ी, भूसा, गोबर ये सब फ्री में मिल रहा है तो गैस के लिए पैसे क्यों देने। लेकिन ओवरऑल एलपीजी के यूसेज बढ़ने की वजह से PM 2.5 पार्टिकल का जो हवा में पोल्यूशन होता है वो काफी कम हुआ है, और उससे जो डेथ होती है वो भी 13% तक रिड्यूस हुई है। इसीलिए मेरे हिसाब से सरकार को इस गैस वाले पॉइंट में भी आप 5 में से
3 नंबर दे सकते हो। अब गैस सिलेंडर की बात चली है तो महंगाई की बात कैसे मिस हो सकती है। ऑपोजिशन ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार को काफी घेरा, खासकर पिछले 5 सालों में, फिर चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो या पेट्रोल डीजल की। स्मृति ईरानी के मीम भी खूब शेयर किए जाते हैं इसके ऊपर। Wholesale inflation is at an all-time high of 12.9%. High fuel and edible oil prices are driving up inflation. The government says this is because of a low base effect. पिछले महीने कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर रिलीज किया था और उसमें प्राइस राइज को एक इकोनॉमिक ब्लंडर बताया गया था। पेट्रोल डीजल के प्राइस की बात कर लेते हैं क्योंकि इसकी वजह से ट्रांसपोर्ट का खर्चा बढ़ता है, जिससे सारी चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। इस ब्लैक पेपर में कांग्रेस ने एलपीजी, पेट्रोल, तेल, आटा, दूध, हर एक चीज का प्राइस 2014 से कंपेयर करके दिखाया है। लेकिन ये पेपर एक्यूरेट पिक्चर नहीं दिखाता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग 2014 में पेट्रोल का प्राइस 71 रुपीज पर लीटर था, जो आज 97 रुपीज पर लीटर हो चुका है। लेकिन इसके पहले के 10 साल भी तो देखने चाहिए। 2004 में पेट्रोल 36 रुपीज पर लीटर था, जो 2014 में 71 हुआ था, मतलब डबल हो गया था। डीजल का प्राइस 24 रुपए से 55 रुपीज हो गया था, यानी कि डबल से भी ज्यादा बढ़ा था। एलपीजी देख लो, 2004 में 261 रुपए की थी और 2014 में 410, मतलब 1.5 गुना का राइज यहाँ पे भी हुआ था। और अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन देखें तो 2004 से 14 के बीच में 8.2% थी। यूपीए 2 में भी देखें 2009 से 14 के बीच में इन्फ्लेशन डबल डिजिट भी क्रॉस कर रही थी, जबकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि 6% से इन्फ्लेशन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अब इसी के कंपैरिजन में अगर 14 से 24 के बीच में देखें तो हमारी एवरेज इन्फ्लेशन 5% रही है, और ये सरकार नहीं कह रही है, आईएमएफ का डेटा बताता है। कोविड पैंडेमिक और यूक्रेन वॉर क्राइसिस को कंसीडर करें तो इन्फ्लेशन के मामले में करंट सरकार की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौशिक बसु, जो कि करंट गवर्नमेंट को लेकर बहुत क्रिटिकल रहते हैं, ये भी कहते हैं कि इस सरकार ने इन्फ्लेशन को अच्छे से मैनेज किया है। How has the RBI done as far as inflation management along with the government North Bloc is concerned in India? I think, RBI has handled this pretty well. The exchange rate also and the inflation in India has been managed pretty well. हालांकि ऑपोजिशन का यह क्रिटिसिज्म सही है कि जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए थे तो सरकार उसके प्रॉफिट को जनता में ट्रांसफर करने की बजाय खुद उससे कमाई कर रही थी। लेकिन ये बात सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ट्रू थोड़ी है, इससे स्टेट गवर्नमेंट भी तो कमाती है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस पर स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग से टैक्स लगाती है और उससे उनकी काफी कमाई होती है। इसलिए किसी भी स्टेट को उठाकर देख लो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो कभी भी उस पर टैक्स कम नहीं करते। इसलिए इन्फ्लेशन वाले पॉइंट पर मैं सरकार को 5 में से 4 नंबर देना चाहूंगा। ऑपोजिशन ये भी कहती है कि एक तरफ इन्फ्लेशन की मार बढ़ रही है, दूसरी तरफ से अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, क्योंकि पिछले 10 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी हाई हो गया है और इन्फ्लेशन की मार लोगों को ज्यादा महसूस होने लगी है। अब आप सरकारी डेटा देखोगे तो पिछले 6 सालों में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट लगातार कम हो रहा है। 2017-18 में ये 6% थी और 2023 में 3.2% पर आ गया है। अगर CWS के हिसाब से भी देखें तो ये नंबर 8.7 से घटकर 5.1 रह गया है। अब इससे पहले आप CMIE वाले डेटा कोट करो, मैं आपको बता दूं कि उसकी मेथोडोलॉजी में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है और इस बात को गवर्नमेंट ने भी पॉइंट आउट किया है और IMF के इकोनॉमिस्ट ने भी ये बात दोहराई है। 2-3 years ago I commented on the CMI data, but let me just highlight the following: that in 2017-18 had an unemployment rate of 5%, whereas the actual rate was 6.5% according to the NSSO. Now in 2019, which is the last time we have both the CMI data as well as the NSSO data, the CMI data is 7.5-8% unemployment. According to the NSSO is 3.4. और अगर आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट तो अपना फेस सेव करने के लिए बोल रही होगी इनका डेटा झूठ है, तो ऐसा नहीं है। 2017-18 में खुद गवर्नमेंट के हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6% थी, जो कि CMIE के सर्वे में 5.3% आ रही थी। तो सरकार CMIE से ज्यादा क्यों अपनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बताएगी? इसका मतलब CMI की जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं ना कहीं कोई तो फ्लॉ नजर आती है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में सरकार कुछ भी कहे, ग्राउंड पे पिक्चर एकदम अलग दिखाई देती है। लोग कहते थे कि यूपी युवाओं का राज्य है, आंदोलनकारियों का राज्य है, लेकिन आज हकीकत ये हो गई कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बेरोजगार युवाओं का राज्य बन चुका है। देखिए, आज की जो युवा मांग रहे हैं नौकरी, ये सब उसको हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया है। आए दिन बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए सर, कई आत्महत्या करते हैं। और ये सारे वो लोग हैं जो यूपी के 60,000 कांस्टेबल पोस्ट के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं। अराउंड 50 लाख लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। और ये तो चलो गवर्नमेंट जॉब की बात हो गई। प्राइवेट सेक्टर में देख लें, हालत बिल्कुल सेम दिखती है। हमारे जो टॉप कॉलेजेस हैं उनकी भी प्लेसमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही है। एक तरफ जॉब्स की कमी है, वहीं दूसरी तरफ हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है कि लोग एम्प्लॉयबल तक नहीं बन पा रहे हैं। और ये सब देखने के बाद सरकार में बैठे लोग कह रहे हैं कि आप जरा पकोड़े बेचना शुरू कर दो। बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद अमित शाह ने आज संसद में कहा कि बेरोजगारी से अच्छा है कि युवा मेहनत कर पकोड़े बेचें।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी भी कह चुके हैं कि पकोड़े बेचना भी रोजगार है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पर इस सरकार को लेकर मेरी रेटिंग रहेगी 5 में से सिर्फ 1 नंबर। खैर, जॉब्स के अलावा अगर बिजनेस की बात करें तो मोदी के गुजरात मॉडल की काफी तारीफ होती है। Tata Motors, where we moved our nano plant from West Bengal, where we unfortunately felt we needed to withdraw. We looked for a location where we could have the security and the stability that we desired. We had offers from many states and of course one from Mr. Modi. What made us decide to come to Gujarat was his promise that he would confirm the allotment of land and other facilities in a few days. Now, a few days is a difficult thing to swallow in India because it often doesn't happen. In this case, a few days became 3 days. लेकिन उस टाइम पर रतन टाटा जी के सेंट्रल गवर्नमेंट को लेकर सेम व्यूज नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में कहा था कि सरकार से बात करो तो पीएमओ कुछ और कहता है और मिनिस्टर्स कुछ और कहते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा और कंट्रीज में नहीं होता, एक स्टील प्लांट को क्लियरेंस लेने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही कुमार मंगलम बिरला जी का मानना था कि इंडिया में इन्वेस्ट करना काफी रिस्की बेट हो सकता है। जब मोदी सरकार सेंटर में आई तो प्रो बिजनेस अप्रोच नेशनल लेवल पर भी अडॉप्ट की गई। सिंगल विंडो क्लियरेंस, जीएसटी और आईबीसी कोड जैसे रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसलिए 2014 में जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली रैंकिंग में 142nd आते थे, 2019 में हमारी रैंक 63rd हो चुकी थी। और स्टार्टअप्स को देखें तो मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे जो इनिशिएटिव हैं, इनकी वजह से भी काफी एक्सपोनेंशियली ये स्टार्टअप्स ग्रो हुए। And today in this exhibition, the lot of new technology, the startup people are here. I am giving my all best wishes to all of you, and particularly the friends coming from abroad. I will request them invest in India. India is the fastest growing economy. इंडिया ओवरऑल काफी बिजनेस फ्रेंडली बना है, जिसका इफेक्ट हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट में भी देख सकते हैं। आज के टाइम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपने हाईएस्ट नंबर पर है। इनफैक्ट 2021-22 में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो एफडीआई था वो 76% से ग्रो हो रहा था। और इसीलिए आज एप्पल, सैमसंग, गूगल, इन सब ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग ना सिर्फ सेटअप करी है बल्कि इनके सेकंड लार्जेस्ट बेसिस आज भारत में बन चुके हैं। लेकिन ऑपोजिशन सरकार को अंबानी और अडानी वाले इशू पर काफी घेरती है, जो कुछ हद तक मुझे ठीक भी लगता है। आजकल आप कोई भी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट उठाकर देख लो, अंबानी या अडानी कंपनीज अपने आप आने लग जाती हैं। एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब अडानी जी टेक ओवर कर रहे हैं। अब भारत का प्रो बिजनेस होना ठीक है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस को ज्यादा पावर मिलना भी ठीक नहीं है। इससे देश में मोनोपोली क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा फॉरेन प्लेयर्स भी जो भारत में आ तो रहे हैं, लेकिन जो कंपनीज चाइना को छोड़ रही हैं, उनके लिए भारत की जगह ताइवान और वियतनाम पहली प्रायोरिटी बन रही है। और यहां पर भी भारत कहीं ना कहीं थोड़ा पिछड़ते हुए दिखता है। इसलिए बिजनेस वाले पॉइंट पर मैं सरकार को 5 में से सिर्फ 3 नंबर देना चाहूंगा। वैसे अगर आप जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2014 में मोदी सरकार आई तो कुछ इस तरह के स्टैट्स दिख रहे थे। भारत की जीडीपी ग्रोथ 2011 के लोएस्ट लेवल से रिकवर कर रही थी और 2014 में 7% ग्रोथ रेट था। 2015-16 में भी काफी हाई ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला, लेकिन 2016 में 8.2% से घटकर हमारी ग्रोथ रेट 2019 में 4 to 4.5% पर आ गई। इसके लिए ऑपोजिशन और कुछ इकोनॉमिस्ट ब्लेम करते हैं डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी को, लेकिन सरकार कहती है कि ये प्रॉब्लम एनपीए क्राइसिस की वजह से हुई थी, जो कि यूपीए के टाइम पर क्रिएट हुआ था। हमारी सरकार ने बैंकों को बुक्स में इन सभी एनपीएस की ईमानदारी के साथ दिखाने का निर्णय लिया। वहीं दूसरी तरफ हमने बैंक में सुधार के लिए बहुत सारे नीतिगत निर्णय लिए जो देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में मदद पहुंचाएंगे। If we had to start, Prime Minister Narendra Modi ji had to start in 2014 with a very, very low base, high inflation, low growth and a shattered financial sector. We have to thank Finance Minister Chidambaram for it. अगर आप मेरा ओपिनियन पूछो तो डीमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी पर कोई खास इंपैक्ट नहीं डाला है। उसके अलावा विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ये सारे भी तो मोदी गवर्नमेंट के टाइम पर ही देश छोड़कर भाग गए। ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये
इनफैक्ट स्विस बैंक में ब्लैक मनी और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत की करप्शन रैंकिंग भी पिछले कुछ सालों में खराब हुई है। 2014 में 85th पर थे, 2015 में थोड़ा इंप्रूव होकर हम 76 पे पहुंचे, लेकिन फिर से दोबारा डाउनफॉल हुआ और 2022 में हम 93rd नंबर पे पहुंच चुके हैं। जीएसटी एक अच्छा स्टेप था, लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन उतना अच्छे से नहीं हुआ। जीएसटी रेट्स को कई बार रिवाइज किया गया, जिसकी वजह से लोगों में इसके लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका है। शुरू करना चाहती हूँ आपसे भारत आहूजा, आप प्रेसिडेंट है दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के, तो समझ गए आप दांव पेच या अभी भी उस पे आप उलझे हुए हैं और आपको उससे मुश्किल हो रही है? आज दिन तक तो उलझे हुए हैं जी इसमें। क्या परेशानी आपको हो रही है? पहले ये टैक्स स्लैब सिर्फ 2 तरह का था, 5 और 12.5, जो आज सीधा 28 में इसको ले आए हैं। यानी जो मैक्सिमम स्लैब है उसमें इलेक्ट्रिक की आइटम को सब लग्जरी आइटम में डाल दिया गया है। सारी लगभग एक एलईडी लाइट को छोड़कर बाकी सारी आइटमें 28% में कर दी गई हैं। तो आपका ये भी कहना था, मुझे याद है कि जो रिपोर्ट हमने पहले की उसमें आपने कहा कि बहुत लोग ऐसे हैं, जैसे आपने भी एडवांस लिया लोगों से 5% वैट के हिसाब से और अब 28% टैक्स लग रहा है, तो आपको अपनी जेब से वो भरना पड़ रहा है। क्या नुकसान हुआ है आपको? नहीं, नुकसान अभी पार्टी तो मांग रही है, क्योंकि सामान अब तैयार हुआ, वो मांग रहे हैं और मैं देने से अभी मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि जो बीच का डिफरेंस है वो दोनों उसको बेयर करने को तैयार नहीं है। सरकार ने जीडीपी ग्रोथ रेट का जो बेस ईयर है उसको भी चेंज करके 2011 कर दिया था, ताकि हमारी जीडीपी ग्रोथ के फिगर्स और अच्छे दिखाई दें। इसीलिए इन सारे स्टेप्स को देखो तो इकोनॉमी को काफी नेगेटिवली इंपैक्ट हुआ है, लेकिन कुछ अच्छे स्टेप्स भी हैं, जैसे बैंक्रप्सी कोड, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, जनधन, आधार और मोबाइल, जिनको जैम की ट्रिनिटी कहा जाता है, जिसकी वजह से यूपीआई हमारे देश में इतना पॉपुलर हुआ, ये भी काफी पॉजिटिवली हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट कर रहा है। इसलिए इन सारी चीजों को अगर कंबाइन देखें तो मोदी गवर्नमेंट के फर्स्ट टर्म में जो इकोनॉमी की ग्रोथ थी उसे आप मीडियोकर कह सकते हो, उसमें 5 में से 3 नंबर इन्हें मिलेंगे। लेकिन पहले टर्म के रिफॉर्म्स और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से जो सेकंड टर्म में इकोनॉमी थी उसको बड़ा पुश मिला। कोविड और यूक्रेन वॉर में इकोनॉमी थोड़ी श्रिंक हुई थी, लेकिन इकोनॉमी ने काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी भी रजिस्टर करी। The global economy finds itself on track of recovery. Although it's still not completely out of the woods, many nations are still finding the after effects of the pandemic and the war in Ukraine. But in the global economic landscape, India stands out. इन क्राइसिस के बावजूद भारत का जो रुपी है वो डॉलर के कंपैरिजन में पिछले कुछ सालों के अंदर वन ऑफ द बेस्ट करेंसी बन चुका है पूरी दुनिया भर में, और पिछले 3 सालों में भारत की इकोनॉमी फास्टेस्ट रेट से ग्रो कर रही है। इनफैक्ट हम यूके को रिप्लेस करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं और हमारा फ्यूचर भी यहाँ से काफी ब्राइट दिखाई दे रहा है। Where is India in your book? I mean, you talk China, United States, and there is a huge country with tremendous wealth. Where is India? India is the country. From all of the statistics using 10-year growth rates and also just what's apparent, India will have probably the greatest growth rate, the fastest growth rate economically, have the greatest transformation. कंसीडरिंग कोविड, यूक्रेन वॉर, ग्लोबल रिसेशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, मैं पिछले 5 सालों में इकोनॉमी के मैनेजमेंट को 5 में से 4 नंबर देना चाहूंगा। अगर आप ध्यान से देखो तो इस इकोनॉमिक बूम का जो क्रेडिट है वो पिछले 10 साल में जो तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसको जाता है। यूपीए गवर्नमेंट एक कोएलिशन सरकार थी, इसीलिए ये अपने पॉलिसी पैरालिसिस की वजह से काफी फेमस थी। इसकी वजह से जो प्रोजेक्ट्स को बेसिक क्लियरेंस होता है वो भी नहीं मिल पाता था। एक प्राइवेट इंफ्रा कंसल्टेंसी फर्म के हिसाब से 2011 से 14 के बीच में 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स रुके पड़े थे इन क्लियरेंस के ना मिलने की वजह से। इनफैक्ट ये वो सारे प्रोजेक्ट हैं जो कई सालों से अटके हुए थे, जिनको 2014 के बाद कंप्लीट किया गया या फिर स्पीड अप किया गया। करंटली हम ऑन एन एवरेज 30 किलोमीटर पर डे की स्पीड से हाईवेज और एक्सप्रेसवे बनवा रहे हैं, जो यूपीए ईयर्स में सिर्फ 12 किलोमीटर पर डे की एवरेज से बन रहे थे। अब कुछ लोग कहते हैं हमें एक्सप्रेसवेज की क्या ही जरूरत है, शायद ये लोग अगर भारत में रह के गाड़ी चलाते तो इन्हें पता चल जाता। लेकिन इस स्पीड की वजह से हमारा हाईवे नेटवर्क जो 2014 में 98,000 किलोमीटर लॉन्ग था, आज 1.5 लाख किलोमीटर तक पहुंच चुका है। इसके अलावा जहां भारत में 2014 तक 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट थे, उसका नंबर आज 150 पहुंच चुका है, जो हमारे बढ़ते एयर ट्रैफिक को सस्टेन करने के लिए बहुत जरूरी है। भारत ने अपने पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काफी काम करा है। इंडिया इंटरनेशनल शिपमेंट रैंकिंग में 2014 में 44th रैंक पर था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखें इंडियन पोर्ट्स का जो टर्न अराउंड टाइम है, यानी कि एक शिप पोर्ट पर पहुंचने के बाद वापस जाने में कितना टाइम लेता है, वो यूएस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया से भी बेटर हो चुका है। इसकी वजह से इंडिया इंटरनेशनल शिपिंग रैंकिंग में 22nd रैंक पर आ चुका है। इनफैक्ट इस चार्ट को देखो, रेलवे, कार्गो, हाईवे और एयरपोर्ट में काफी सिग्निफिकेंट ग्रोथ आपको दिखाई दे जाएगी। रेलवे पिछले 5 सालों में 16 किलोमीटर पर डे की रेट से इलेक्ट्रिफिकेशन कर रही है। द इकोनॉमिस्ट, जो यूजुअली इंडियन गवर्नमेंट को लेकर बहुत क्रिटिकल रहता है, वो भी हमारे इंफ्रा अपग्रेड को आई वाटरिंग बोल रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जन आवास योजना, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था, इसके अंदर सरकार 1 करोड़ से ज्यादा हाउसेस को भी सैंक्शन कर
कर चुकी है, जिसमें 80 लाख घरों का कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के अंदर 10 करोड़ से भी ज्यादा टॉयलेट्स बिल्ड किए गए। इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से इन टॉयलेट्स की वजह से डायरिया, मलेरिया और स्टिल बर्थ के जो केसेस हैं उनमें भी रिडक्शन देखा गया है। और सरकार 5.5 लाख से भी ज्यादा गांवों को ओपन डेफिकेशन से फ्री डिक्लेयर कर चुकी है। और ये सब काम हो कैसे रहा है? सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काफी पैसा खर्च कर रही है, यानी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस सरकार का कोई फेलियर नहीं है। स्मार्ट सिटी याद है? अभी याद आ जाएंगे। सबसे बड़ा फैसला, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने फैसला किया है कि सरकार स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन सरकार ने 2015 में लॉन्च किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि 100 सिटीज को स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और डेवलप्ड ओपन स्पेस प्रॉमिसेस किए गए थे। और इसकी डेडलाइन थी जून 2021। 2 एक्सटेंशन के बाद भी अभी तक ये कंप्लीट नहीं हो पाए। कुछ सिटीज तो ऐसी भी हैं जहां पर सिर्फ 10% काम हो पाया है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन का क्या हुआ? ये तो दिसंबर 2023 में चलने वाली थी, ये कहां तक पहुंची है? ये बात ठीक है, चलो कोविड के दौरान काम नहीं हो पाया था, लेकिन और भी तो प्रोजेक्ट चल रहे थे। पूरा सेंट्रल विस्टा कोविड के दौरान ही तो बना है। हमारी जो बुलेट ट्रेन है उसमें काम इतनी स्लो स्पीड से चल रहा है कि जनवरी 2024 में तो जाके फुल इनकी लैंड एक्विजिशन हो पाई है। और नई डेडलाइन अब रखी है 2028 की। लेकिन बुलेट ट्रेन के अलावा अगर आप रेलवे में देखें, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हुआ है, वंदे भारत जैसे नई नई चीजें लॉन्च हुई हैं। ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट आप मान सकते हो। इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर आप देखें तो मैं 5 में से 4 नंबर देना चाहूंगा सरकार को। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो पिछले 10 सालों में सरकार ने 16 नए एम्स बनाए, जिसमें 9 ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा 10,000 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र बन चुके हैं, जिसमें मार्केट रेट से 80% तक सस्ती जेनरिक दवाइयां अवेलेबल होती हैं। गवर्नमेंट का एम है कि 2025 तक टीबी को हम इरेडिकेट कर देंगे और इस पर भी काफी अच्छा काम चल रहा है। ग्लोबल गोल है कि देश को 2030 में विश्व को टीबी मुक्त होना है। तो मोदी जी ने कहा कि हम 2025 में देश को टीबी मुक्त करेंगे। मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया, निक्षय मित्र पोषण अभियान और निक्षय मित्र पोर्टल, और मैंने उसके ऊपर आह्वान किया। मैंने कई इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन किया, पॉलिटिकल पार्टियों के साथ कंसल्टेशन किया, एनजीओ के साथ कंसल्टेशन किया और मीडिया के माध्यम से पब्लिकली कंसल्टेशन किया कि मैंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है। वहाँ सारे टीबी मरीज कौन से ब्लॉक में कितना है उसका सूची दी है। ऐसे 90,000 लोगों ने टीबी, 10 लाख टीबी पेशेंट को 30 दिन में गोद ले लिया। और मैंने प्लेटफॉर्म पर रखा कि जो गोद लेगे उसको क्या करना है, उसको हौसला बढ़ाना है, उसको मिलना है, तो उसको प्रोत्साहित करना है कि आपको रेगुलर मेडिसिन लेना है, सप्ताह में एक बार कॉल करके पूछना है। और न्यूट्रिएंट के अभाव से टीबी ज्यादा हो जाने की भी संभावना होती है, तो उसको न्यूट्रिएंट फूड मिले उसके लिए किट बना के महीने में एक बार देनी है, न्यूट्रिएंट फूड किट। इसके अलावा कोविड वैक्सीन को बनाना और 100 करोड़ लोगों तक कोविड वैक्सीन पहुंचाना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था। उसमें सरकार काफी सक्सेसफुल रही। हालांकि कोविड का मैनेजमेंट सरकार ने उतने अच्छे तरह से नहीं करा। ऑक्सीजन की कमी और जितनी जाने गई, इसको हम कभी भूल नहीं सकते। इसके अलावा सरकार की जो फ्लैगशिप स्कीम यानी आयुष्मान भारत योजना है, इसका ऑब्जेक्टिव था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज होगा। पर फैमिली 5 लाख तक का इंश्योरेंस कवर होगा। हॉस्पिटलाइजेशन होने से 3 दिन पहले और इसके 15 दिन बाद तक का जो एक्सपेंस होता है वो भी सरकार उठाती है। गवर्नमेंट के डेटा के हिसाब से 12 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड अभी तक बांटे जा चुके हैं। लेकिन ये योजना पेपर पे जितनी परफेक्ट लगती है, उसकी रियलिटी ऑन ग्राउंड थोड़ी सी डिफरेंट है। पहले तो इस स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं, इनको 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है। दूसरा, यूपी बिहार जैसे जो स्टेट्स हैं, इसमें सिर्फ 14 से 15% फैमिलीज हैं जिनका कोई एक मेंबर इस स्कीम में कवर्ड है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स इस स्कीम में कवर्ड पेशेंट्स को एडमिट करने से मना कर देते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से बिल रीइंबर्स होने में बहुत लंबा टाइम लग जाता है। भारत के अंदर जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग है आज वर्ल्ड में लोएस्ट नंबर पर है, लेकिन हमारी पर कैपिटा हेल्थ स्पेंडिंग जो लोग अपनी जेब से देते हैं, वो 15 साल में हाईएस्ट नंबर पर पहुंच चुकी है। इसीलिए हेल्थ केयर के मामले में मैं सरकार को 5 में से सिर्फ 2 नंबर देना चाहूंगा। एजुकेशन की बात करें तो 2014 तक देश में सिर्फ 16 आईआईटी और 13 आईआईएम थे। आज 23 आईआईटी और 20 आईआईएम बन चुके हैं, यानी 7 नए आईआईटी और 7 नए आईआईएम सरकार ने बनाए। लेकिन ये सारे आईआईटी आईआईएम पहले 5 सालों में बने थे। पिछले 5 सालों में एक भी नया नहीं बनाए, और ये मैं नहीं, सरकार ने खुद बोला। A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs,
15 AIIMS and 390 universities have been set up. सरकार ये भी क्लेम करती है कि 2014 के बाद से एमबीबीएस की सीट 110% से इंक्रीज हुई है। इसमें पीजी सीट्स भी डबल हुई हैं और 262 नए मेडिकल कॉलेजेस भी बने हैं। ऑल्दो ये सारे गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, इसके ऊपर कोई डेटा नहीं मिलता। स्कूल्स में अगर देखें तो केंद्रीय विद्यालय स्कूल जो सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, इसकी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन काफी तगड़े होते हैं। 2014 से 2022 के बीच में ये भी 159 नए बनवाए गए। हालांकि अगर आप यूपीए ईयर में देखेंगे तो पहले 8 सालों में 202 नए केवी बनवाए गए थे। 2020 में मोदी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू काफी पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश की थी, लेकिन इसका भी जो इंप्लीमेंटेशन है वो काफी स्लो स्पीड से बना। प्रयास यही है कि भारत की एजुकेशन और आधुनिक बने, मॉडर्न बने, यहाँ के टैलेंट को भरपूर अवसर मिले। साथियों, इस कड़ी में कुछ दिन पहले देश की नई एजुकेशन पॉलिसी का ऐलान किया गया है। वैसे इस साल का बजट देखें तो कुछ हिट्स और कुछ मिसेस आपको दिखेंगे। स्कूल बजट बढ़ा है, लेकिन जो हायर एजुकेशन को ग्रांट्स होते हैं उनको कम कर दिया गया है। इसके अलावा आए दिन कोई ना कोई पेपर लीक होता रहता है। इसको रोकने के लिए सरकार ने पनिशमेंट बढ़ाई है, कानून बनाया है, लेकिन ऑन द ग्राउंड इसका असर देखने को अभी नहीं मिल रहा है। तो एजुकेशन के सेक्टर में काफी मिक्स परफॉर्मेंस है, इसलिए मैं 5 में से सिर्फ 3 नंबर देना चाहूंगा। अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा हाईलाइट था कि हमारे आर्म फोर्सेस पर जो मेजर टेररिस्ट अटैक हुए, जैसे उरी, पठानकोट या पुलवामा। At around 3:15 p.m. on that unfortunate day, an explosive-laden SUV rammed into that convoy, leading to instant deaths of dozens of soldiers. और इन अटैक्स के अगेंस्ट जो हमने रिटेलिएट करा, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट स्ट्राइक। तो ये मोदी है, उसी भाषा में जवाब देना जानता है। आप में से कोई चाहेगा मैं चुप रहूं? क्या उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, और मुझे मेरी सेना पे गर्व है, मेरे जवानों पे गर्व है। It's to India now. That country says it has destroyed a militant camp inside Pakistan in an overnight airstrike across the ceasefire border known as the Line of Control. Indian media is reporting some 200 casualties in the raid on the alleged camp in Balakot. On February 26th, India struck Jaish-e-Mohammed's terror training camps in Balakot in Pakistan. 6 weeks later, Pakistan is still scrambling to prove otherwise. ये स्टेप्स दिखाते हैं कि सरकार टेररिज्म के अगेंस्ट जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ काम कर रही है। और ओवरऑल अगर आप फिगर्स भी देखें तो नीचे आए। नॉर्थ ईस्ट में भी कई मेजर सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को सरेंडर करवाया गया है। मणिपुर में भी एक मैती ग्रुप को सरेंडर करवाया गया, लेकिन सरकार टेंशन को रिजॉल्व करने में अभी भी उतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कॉन्फ्लिक्ट को भी अभी सॉल्व करना बाकी है। और चाइना बॉर्डर इशू ने भी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर काफी बड़े सवाल खड़े किए हैं। अगर आर्म फोर्सेस में रिक्रूटमेंट की बात करें तो सरकार काफी कंट्रोवर्शियल अग्निवीर स्कीम लेकर आई, जिसके बाद पब्लिक में और स्पेशली जो एस्पिरेंट्स थे उसमें काफी गुस्सा देखने को मिला। दूसरी तरफ जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनको एक्सपेंड किया गया। 1 लाख नए रिक्रूटमेंट्स यहां पर भी अनाउंस किए गए, जिसमें 1/3 विमेन कैडेट्स होंगी। हालांकि अगर आप इस चार्ट को देखो तो पिछले 10 सालों में भारत का डिफेंस एक्सपेंडिचर हर साल 9% से बढ़ा है। इस साल के बजट में भी सरकार ने आर्म फोर्सेस को 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा एलोकेट किया है। इसके अलावा डिफेंस इंफ्रा डेवलप करने और फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने के लिए भी काफी खर्चा किया गया है। आज हम आर्म्स एंड एम्यूनिशन सिर्फ बना नहीं रहे बल्कि एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। कश्मीर से 370 हटाना मेरे हिसाब से एक बोल्ड और काफी पॉजिटिव स्टेप था, और उसके बाद से वहां पर कोई मेजर सिक्योरिटी इंसिडेंट नहीं देखने को मिला है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट मानता हूं मैं। और नॉन गनमैन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिससे टेररिस्ट और उसके स्पॉन्सर को सीधा मैसेज जाता है कि अगर उन्होंने अटैक करने की सोचे भी तो उसका रिटेलिएशन काफी स्ट्रांग होगा। इनफैक्ट हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी पाकिस्तान को साफ शब्दों में वार्निंग भी दे चुके हैं। You can do one Mumbai, you may lose Balochistan. पिछले कुछ 10 सालों में भले ही कोई मेजर सिविलियन अटैक ना हुआ हो, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस पर जो अटैक हुए वो बढ़ते गए। स्पेशली जैसे पुलवामा, पठानकोट या छत्तीसगढ़ में जो आर्मी के ऊपर कंसंट्रेटेड अटैक होते हैं, ये सारे अटैक्स एक मेजर इंटेलिजेंस फेलियर है। इसलिए मेरे हिसाब से नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट में भी ऑल्दो इतनी सारी अचीवमेंट है, फिर भी इन फेलियर्स की वजह से 5 में से सिर्फ 3 नंबर ही सरकार को मिलेंगे। जियोपॉलिटिक्स की बात करें तो 2014 तक हम फॉरेन अफेयर्स में उतने इन्वॉल्व नहीं दिखते थे जितना अब दिखते हैं। पिछले 10 सालों में दुनिया काफी चेंज हुई है, और इसीलिए हमारी जो जियोपॉलिटिकल नीड्स है वो भी बढ़ी है। इनको देखते हुए हमने अपने आप को काफी अच्छे से अडेप्ट करा है। हम एक मल्टीपोलर अप्रोच को लेकर चल रहे हैं, जिसकी ग्लोबली क्रिटिसिज्म भी होती है और तारीफ भी देखने को मिलती है। My point in recent months is, look guys, I have lived with a lot of things you've done and said which I don't like. Now sometimes you will maybe hear some of that from me too.
ऑल्दो ऑपोजिशन पार्टी शुरू से ही पीएम मोदी की फॉरेन विजिट्स को लेकर काफी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन इसकी वजह से आज भारत को काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर की तरह देखा जा रहा है। आज हम चाइना के अगेंस्ट यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड का भी मेंबर हैं और चाइना के साथ ब्रिक्स के अंदर भी उतने ही एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। रिसेंटली कतर के अंदर से हम अपने नेवी पर्सनल को छुड़ाकर देश वापस लाए, इसने भी हमारी डिप्लोमेटिक पावर को बहुत अच्छे से शो कर दिया है। Let us get into this mode, let this feeling sink in. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। और मेरे हिसाब से सरकार का एस जयशंकर जी जैसे डिप्लोमेट को फॉरेन मिनिस्टर बनाने का डिसीजन काफी अच्छा था। इसलिए फॉरेन पॉलिसी के मामले में मैं सरकार को 5 में से 4 नंबर देता हूं। एग्रीकल्चर की बात करें तो हमारे फार्मर प्रोटेस्ट 2.0 की न्यूज तो अभी आपने सुनी होगी। इसके अलावा भी वाइड स्केल लेवल पर फार्मर प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले पिछले 2-3 सालों में। ये प्रोटेस्ट सरकार के फार्म बिल के अगेंस्ट थे। अगर पिछले 9 साल की बात करें तो 2017 में सरकार ने एक बड़ा प्रॉमिस किया था कि वो फार्मर्स की इनकम 2022 तक डबल कर दे। अब से 2015-16 में फार्मर की इनकम 8,000 रुपए थी, जो लास्ट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से 2019 में सिर्फ 10,000 तक पहुंच पाई थी। और इसके बाद से सरकार ने ये डेटा ही पब्लिश करना बंद कर दिया। लेकिन सरकार का एमएसपी वाला डेटा दिखता है। पैडी और वीट पर 2014 के कंपैरिजन में जो भी बढ़ोतरी हुई है वो डबल तो नहीं हुई है, जबकि 2004 से 2014 के बीच में जो एमएसपी प्राइसेस थे वो डबल हो गए थे। ऑल्दो सरकार की पीएम किसान और फसल बीमा योजना फार्मर्स के लिए काफी बेनिफिशियल रही है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि फार्म लॉ अगर वापस ना लिए जाते तो उसका बहुत सारा बेनिफिट फार्मर्स को हो सकता था। लेकिन क्योंकि सरकार ने पॉलिटिकल फायदे के लिए फार्म लॉ को रिपील कर दिया और फार्मर्स की इनकम डबल करने वाले टारगेट को भी पूरा नहीं कर पाई, इसलिए इस वाले पॉइंट में मैं सरकार को 5 में से सिर्फ 2 ही नंबर दूंगा। तो ये था मोदी गवर्नमेंट के ऊपर मेरा रिपोर्ट कार्ड। मैंने कोशिश करी है कि जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको कवर करके अपनी रेटिंग्स में आपके सामने रख सकूं। आप लोग भी इन सारे पॉइंट्स में अपनी अपनी रेटिंग कमेंट में मुझे जरूर बताना, और आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई पॉइंट मिस हो गया है तो उसको भी कमेंट में लिख के उसमें भी अपनी रेटिंग दे देना। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सारे कमेंट्स पढूं। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। और हाँ, वोट किसी को भी करो लेकिन वोट जरूर देकर आना। इसके साथ ही मैं आपको रिमाइंड कराना चाहता हूं फ्री AI एंड चैट GPT वर्कशॉप, जो कि सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए फ्री में अवेलेबल है। तो जल्दी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, रजिस्टर कर लो। और मैं मिलता हूं आपसे ऐसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।